तो कल हम लोग ने यहाँ पर बात करी थी कि सभी मेटल्स का और उसके आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि वो कितने लोन पेयर्स लेता है, किससे? लीगेंड से। कितने लोन पेयर लेता है? अगर एक लोन पेयर ले रहा है तो एक कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता नहीं है, दो ले रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा, तीन ले रहा है तो 3 हो जाएगा, चार ले रहा है तो 4 हो जाएगा। ठीक है। अब जो लीगेंड होते हैं, देखो बेटा, ये लीगेंड है तो ये मोनोडेंटेड लीगेंड है। क्या है? और मोनोडेंटेड लीगेंड का मतलब होता है जो एक ही, जिसका एक मॉलिक्यूल एक ही पेयर को डोनेट करता है। तो अगर मोनोडेंटेड लीगेंड लगा रहे हो तो सेंट्रल मेटल एटम का नंबर किसके बराबर होगा? जितने वो लीगेंड लग रहे हैं। पर बायडेंटेड लगा रहे हो, एक मॉलिक्यूल यानी दो लोन पेयर दे रहा है, तो फिर इसके आधे ही लगेंगे ना। जहां 6 लग रहे हैं वहां कितने लगेंगे? 3 लगेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो फिर वो इसके बराबर नहीं रहेगा। अभी ये बात आगे भी समझ में आ जाएगी। कुल मिलाकर अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर समझना है, कोऑर्डिनेशन नंबर समझना है आपको, ठीक है, मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन लिखवाई थी ना यार। हाँ, नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम बाय लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को समझने के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल लगता है। ये डिफाइन करता है कि आपका किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों फिक्स है। लेकिन एफी का, जैसे कि मैंने आपको बताया, कभी कभी 5 हो जाता है, कभी कभी 6 होता है, यानी इसका ये फिक्स नहीं है। तो ये क्या चीज है जो इफेक्ट, जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर को गाइड कर रही है या कोऑर्डिनेशन नंबर पर लेकर आ रही है आपको? इसे हम ईएन रूल कहते हैं, या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कहते हैं, या 18 इलेक्ट्रॉन रूल कहते हैं। ये रूल किसने दिया था? नेवल बी सिडविक ने दिया था। ये रूल ये बोलता है कि ना नंबर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस मेटल एटम टेंड्स टू सराउंड इटसेल्फ विद सफिशिएंट लीगेंड that the resulting effective number is numerically equal to atomic number of novel gas element found in the same period in which the metal is situated. Only these metal complexes are stable. Only those metal complexes are stable that have their effective number equals to 18. देखो समझो, आपको मालूम है यहाँ पर जैसे आपका ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लेता है और किसकी तरह बनना चाहता है? आर्गन की तरह। फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन लेता है और किसकी तरह बनना चाहता है? अपने सामने वाले नोबेल एलिमेंट की तरह बनना चाहता है। यानी लास्ट में वो अपना कितना करना चाहता है? वो कंप्लीट करके 18 करना चाहता है। ठीक है, लास्ट में उसे 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ में आई बात की नहीं आई? अच्छा, सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन निकालकर पीछे वाले के जैसे बनने की कोशिश करता है कि नहीं करता है? मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर पीछे वाले की तरह बनने की कोशिश करेगा, यानी नियोन की तरह बनने की कोशिश करेगा। ठीक है। पर ये जो डी ब्लॉक वाले होते हैं, कौन होते हैं बेटा? डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, समझना बात को, जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ना निकालकर ये लोग क्या करते हैं? ये लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इलेक्ट्रॉन लेकर अपने सामने वाले के जैसे बनने की कोशिश करते हैं, यानी ये क्रिप्टॉन जैसा। निकेल है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और किसके जैसा बनने की कोशिश करेगा? क्रिप्टॉन के जैसे। कॉपर है, ये क्रिप्टॉन के जैसा। अगर सिल्वर होगा तो ये जेनॉन के जैसा बनने की कोशिश करेगा। जिंक है तो ये क्रिप्टॉन के जैसा बनने की कोशिश करेगा। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ठीक है, तो ये सामने वाले के जैसे बनने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर लेते हैं। अब इसे एक आध दो एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे तो ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, कैसे? जैसे सपोज करो हमने एफई लिया। एफई का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। ठीक है। अब एफई ने क्या किया? एफई ने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो Fe+2 कर लिया। तो अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 24 इलेक्ट्रॉन इसके पास में बचे। 24 इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये किसके जैसा होना चाहता है? किसके जैसा बनना चाहता है? क्रिप्टॉन के जैसा। ये है Fe और ये क्या बनना चाहता है? क्रिप्टॉन बनना चाहता है बेटा। यानी ये 36 करना चाहता है अपना एटॉमिक नंबर। देखो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, दिखाई दे रहा है? 36 है कि नहीं है? और यहां पर इसका 26 था, पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या हो गया था? 24। तो यहां पर ये क्या होना चाहता है? ये 24 से ये क्या होना चाहता है? ये 36 होना चाहता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है? कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है भाई? 12 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है कि नहीं है?
और अगर इसके पास में 12 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, 12 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन लीगेंड से लेगा। और लीगेंड से कैसे लेगा? ये पेयर में लेगा। तो कितने पेयर हो गए? कितने हो गए? तो 6 पेयर हो गए कि नहीं हो गए? तो यानी ये 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, और 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा बेटा। समझ में आ गई बात? तो Fe+2 अगर कभी भी जैसे कोबाल्ट के साथ में लगता है, और कोबाल्ट मोनोडेंटेट लीगेंड है, यानी इसका एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही पेयर देगा, तो ये मोनोडेंटेट लीगेंड है, तो ये 6 CO के साथ में लगेगा। तो ये क्या बनाएगा? FeCO का होल 6, और यहां पर चार्ज आ जाएगा +2। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अभी जो CO है, CO पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल लीगेंड है। लीगेंड की भी आप कैटेगरी देखोगे तो लीगेंड जो रहते हैं वो एनायनिक भी हो सकते हैं, वो कैटायनिक भी हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? पॉजिटिव भी चार्ज हो सकता है उन पर, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। जैसे अमोनियम है, उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है? तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। उससे तो अपन ये चार्ज को अपन बाद में डिसाइड करना सीखेंगे, तो चार्ज की अभी इतनी टेंशन नहीं लेनी। समझ में आई है? तो कुल मिलाकर 6 के साथ में ये लग रहा है। कितने के साथ में लग रहा है? 6 के साथ में। अब अगर हम Fe को ले लें, सिर्फ ओनली Fe, अभी हमने किसे लिया था? Fe+2 को। हमने Fe को लिया, तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 26 है। और ये कितना होना चाहता है? 36। तो कितने का डिफरेंस आया? 10 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया। इसे 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 10 इलेक्ट्रॉन को ये पेयर में लेंगे हम। तो पेयर में लेंगे तो कितने पेयर बन जाएंगे? 5 पेयर। तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ में आई है नहीं आई है? तो अगर Fe को हम CO के साथ में लगाएं तो ये सिर्फ 5 CO के साथ में लगेगा, और क्या बनाएगा? FeCO का होल 5। और देखो यहां पर इस पर कोई भी चार्ज नहीं। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है? अब जैसे हम निकेल को लेते हैं, हमने लिया भाई निकेल को। निकेल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखें भाई, तो इसका कितना होता है? 28। कितना दिखाई दे रहा है? 28। 28 से क्या होना चाहता है? 36 होना चाहता है। इसका एटॉमिक नंबर है 28, ठीक है? और ये होना चाहता है 36। यानी इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 8 इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए तो कितने पेयर बनाएगा? ये 4 पेयर बनाएगा। और 4 पेयर बनाएगा तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? 4। 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। इसीलिए ये अगर जैसे किसी भी लीगेंड के साथ में लगेगा, मोनोडेंटेट लीगेंड के साथ में लगेगा, तो ये 4 ही लगाएगा अपने साथ में, CO का होल 4। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ये 4 लगा रहा है, ठीक है? हमने जिंक लिया। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। तो जिंक अक्सर कौन सी स्टेट में आता है? +2 स्टेट में लगता है। और अगर ये +2 स्टेट में लगता है तो अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 28। 28 से कितना होना है? 36 होना है। कितने का डिफरेंस है? 8 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। 8 इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर बनेंगे। इसलिए यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो जिंक को देखो, अगर हम किसी के साथ में भी लगाएंगे, Zn+2 प्लस H2O, ठीक है? इसके साथ में हमने लगा दिया, तो ZnH2O का होल 4, और ये +2 इसके ऊपर चढ़ गया। Zn को अगर हमने सपोज करो साइनाइड के साथ में लगाया Cn, तो कितने Cn नेगेटिव लगाएगा अपने साथ में? ये 4 लगाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? ZnCn का होल 4। अब चार्ज कितना आ जाएगा? जी नहीं, अब देखो +2 है और 4 माइनस हो गए, तो कितना आ गया भाई? ये +2 है और ये -4 हो गए। क्यों? क्योंकि हमने 4 मॉलिक्यूल लगाए। तो +2 में से -4 को हटाया तो कितना बचा? -2 बचा। तो यहां पर चार्ज कितना आ गया? -2 आ गया। अच्छा, इसमें कुछ एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन कैसे हैं, जरा इन्हें भी समझना। एक्सेप्शन जैसे हमने Fe+3 ले लिया, ठीक है? तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना है? 26। और जब हमने Fe+3 कर दिया तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 23। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होगा? इसे 36 करना है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 13 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 13 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। समझ में आई ये बात? अब यहां पर
13 इलेक्ट्रॉन के पेयर बनाओगे तो कितने बनेंगे? पेयर तो 6 ही बनेंगे ना, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 पेयर। सॉरी, यहां पर ये कितने बनेंगे? 6 पेयर बनेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन कैसा रह जाएगा? अनपेयर्ड रह जाएगा। तो यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना करोगे? 6 ही करोगे। कोऑर्डिनेशन नंबर +3 में भी कितना रखोगे? 6 रखोगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, थोड़ी सी और दिमाग घुमाने वाली बात। कोबाल्ट होता है, इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है, और ये कोबाल्ट +2 स्टेट में रहता है। और +2 स्टेट में हो गया तो कितना हो गया? 25 हो गया। 25 हो गया तो यहाँ कितना होता है? 36 करना है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए? 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर कितने पेयर बनेंगे? 5 पेयर बनेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए 5। कितना होना चाहिए? 5। पर होता नहीं है, होता नहीं है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है यहाँ पर 6। तो ये थोड़े से एक्सेप्शनल केस हैं, इसलिए इसे अलग से याद रखना है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। एक्सेप्शनल केस है, याद रखना। इसका कोऑर्डिनेशन प्रैक्टिकली देखा गया है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, पर ये मैक्सिमम चीजों को एक्सप्लेन कर देता है। EAN रूल मैक्सिमम चीजों को एक्सप्लेन कर दे रहा है कि भाई ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। इस केस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसके लिए अलग थ्योरीज हैं, पर वो थ्योरीज आपके कोर्स में नहीं है, तो उसे कवर करने की हमारी जरूरत नहीं है। ठीक है, इवन EAN रूल भी लोग बाग नहीं कराते, पर मैंने आपको समझाने के लिए करा दिया कि ताकि आपको बेसिकली बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाए। ठीक है, कि बेसिकली ये क्यों हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अगर CO के साथ में +2 के साथ में जैसे हमने NH3 लगाया, तो NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो कितने लगेंगे ये? तो ये 6 लगेंगे। और यहाँ चार्ज कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? समझ में आ गई बात? नहीं आई? तो एक केस तो ये हो गया स्पेशल, इसे याद रखना है। ठीक है, एक निकिल का हो गया। निकिल का लिखवा दिया क्या मैंने? हाँ, ये लिखवा था ना निकिल का। यहाँ पर कितने लगेंगे आपके? 36 है। ठीक है, पर निकिल के आयनिक फॉर्म को अगर हम देखें, निकिल के आयनिक फॉर्म को अगर हम यहाँ पर देखें, निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। पर हमने कितना कर दिया? Ni पर +2 चार्ज लेकर आ गए, तो कितना हो गया? 26। तो यहाँ इसे करना कितना है? 36। यानी इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना ये। ठीक है, 10 इसे चाहिए, और अगर इसे 10 चाहिए तो कितने पेयर बन गए? 5 पेयर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 5, पर होता नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर हम इसका रखते हैं 4। कितना होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? 4 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, Ni+2 में भी और Ni में भी, दोनों में इसका फिक्स है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, ये 4 होगा। तो ये 4 के साथ नहीं लगेगा, चाहे ये +2 फॉर्म में हो, चाहे ये कोई भी 0 चार्ज हो। ठीक है ना, यानी न्यूट्रल फॉर्म में, तो भी 4 ही रहेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो NiCN का होल 4, और ये चार्ज आ गया कितना? -2। ठीक है भैया। अब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये इन्फ्लुएंस्ड होता है, यानी चेंज भी होता है। किस किस से? किन किन फैक्टर से? टेम्परेचर से, प्रेशर से, एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट से। नेचर ऑफ सॉल्वेंट से। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब बेसिकली क्या होता है? एक एटम कितने एटम के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, कितने एटम के साथ कनेक्टेड है। तो मैक्सिमम अगर यहां पर डालने जाओगे तो कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। अगर सेंट्रल मेटल आइटम बहुत बड़ा है तो वो 7 भी हो सकता है, मतलब 7 से ऊपर कोऑर्डिनेशन नंबर जाता ही नहीं है, याद रखना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक पहुंचता है आपका। और 6, क्योंकि 6 के बाद में अगर अगला और डालोगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, रिपल्शन आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर किससे चेंज हो रहा है?
तो मैंने आपको बताया टेम्परेचर से चेंज होता है, प्रेशर से चेंज होता है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट से चेंज होता है। कैसे, जरा समझना। जैसे सपोज करो हमारा ये हमने सेंट्रल मेटल एटम रखा और यहां पर हमारे ये लीगेंड्स घूम रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर आपने यहाँ प्रेशर बढ़ाया, कैसे, वॉल्यूम को कम करके, तो ये और ज्यादा करीब कर भी आ जाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रही है बात? कोऑर्डिनेशन नंबर और बढ़ जाएगा भाई, मॉलिक्यूल और करीब करीब आ जाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज भी होता है। और किस किस से चेंज होता है, बस ये स्टेटमेंट याद रखना है, क्योंकि वो आपको टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाकर कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। वो सिर्फ अगर आपसे पूछेंगे तो यही पूछेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर किस किस चीज से चेंज हो सकता है। तो टेम्परेचर से हो सकता है, प्रेशर से हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, ये दूर दूर हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। प्रेशर बढ़ाओगे पास पास आ जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर के टेम्परेचर जो रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट चेंज करते हो तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन वगैरह जो रहता है उससे भी कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होता है, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है ये कोऑर्डिनेशन नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। किस पर डिपेंड करता है, ईएन रूल या 18 इलेक्ट्रॉन रूल पर, ठीक है। ये अपना 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहिए। अब हम देखने जा रहे हैं शेप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं इनके शेप्स को देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखो, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड लेते हो वहां पर दो चीजें होती है, एक कॉम्प्लेक्स स्फीयर होता है और एक क्या होता है, आयनिक स्फीयर। क्या होता है, ठीक है। इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड द कॉम्प्लेक्स स्फीयर, कॉम्प्लेक्स स्फीयर किसे कहते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स स्फीयर। उसे कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखता है, पानी में डालने पर वो टूट नहीं रहा है, वो अलग अलग आइंस में नहीं टूट रहा है, अपनी आइडेंटिटी को बनाए हुए है। एफई अंदर मौजूद है कॉम्प्लेक्स स्फीयर में, लेकिन एफई अपना टेस्ट नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि वो एफई के फॉर्म में ही नहीं है, वो एफई साइनाइड के साथ लगा हुआ है, किसी दूसरे लिगेंड के साथ लगा हुआ है, तो उसने एक अलग ही कंपाउंड बना रखा है, उसकी प्रॉपर्टीज ही अलग है, तो वो एफई अपना टेस्ट नहीं देगा। समझ में आ रही है बात? तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर होता है डिटरमाइंस द शेप ऑफ द कंपाउंड, यही डिटरमाइन करता है किसे, शेप ऑफ कंपाउंड। क्यों, आयनिक स्फीयर क्यों नहीं करता है? अगर किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का शेप बताओगे तो उसका शेप कैसा है भाई, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, कैसा शेप है? तो अगर आप शेप को यहां पर समझाते हो तो शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ कॉम्प्लेक्स स्फीयर रहता है, आयनिक स्फीयर नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स आपको मालूम है कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। भाई देखो, ये Na है, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, चाहे यहां से लगे, चाहे यहां से लगे, चाहे यहां से लगे, चाहे सामने से लगे, चाहे पीछे से लगे, ठीक है ना, चाहे यहां से लगे, हमेशा NaCl ही बनेगा और सारे NaCl एक जैसे होंगे, ठीक है। बात समझ आई है? तो जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। और जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। और मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बार बन जाता है, ठीक है, वंस अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कोऑर्डिनेट एंड अ कोवलेंट बॉन्ड। एक अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, वो बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टीज को शो करेगा, वो उन्हीं प्रॉपर्टीज को आपका शो करेगा। तो यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड लगभग दोनों कैसे हैं, लगभग दोनों कैसे हैं, सेम है और डायरेक्शनल है। कैसे हैं, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, ये डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शन चेंज करोगे तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, कंपाउंड ही अलग बन जाएगा। ये हम लोग ने 11th में उसमें भी पढ़ा था, आइसोमेरिज्म में भी,
ठीक है, ये डायरेक्शनल होते हैं। और कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर आपको मालूम है वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है किस किस के बीच में, लीगेंड और मेटल के बीच में, है ना, वहीं पर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए कॉम्प्लेक्स स्फीयर ही डिटरमाइन करेगा किस चीज को, शेप को, क्योंकि ये डायरेक्शनल है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। जैसे फॉर एग्जांपल हमने से उठाया K4FeCN का होल 6, ठीक है, इसमें ये पूरा पार्ट जो है आप जो बड़े ब्रैकेट के अंदर देख रहे हो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर। कॉम्प्लेक्स स्फीयर बोलते हैं मुझसे, बात समझ आई है। और यहां बाहर जो मौजूद रहता है इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है, बड़े ब्रैकेट के बाहर जो भी रहता है उसे हम बोलते हैं आयनिक स्फीयर, आयनिक स्फीयर। और आयनिक स्फीयर में आयनिक बॉन्ड से लगा रहेगा जो कि कैसे होंगे, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स स्फीयर जो रहता है वो कैसा होता है बेटा, वो डायरेक्शनल होता है, वो डायरेक्शनल होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम जरा बात कर लेते हैं शेप्स के बारे में। तो शेप्स में सबसे पहले हम ये देखेंगे कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर, CN लिख दूं कोऑर्डिनेशन नंबर को, समझ में आ जाएगा। एक बार बस इसके आगे लिख दे रहा हूं, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, पहले उनकी शेप को हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं। देखो बेटा, इसके लिए हम सेंट्रल मेटल एटम को दिखाएंगे A से, और जो लीगेंड्स हैं उन्हें हम दिखाएंगे किससे, B से, अगर सारे लीगेंड एक से हैं तो, या कैसे भी लीगेंड है। तो ये हो गया आपका AB6 टाइप का मॉलिक्यूल। क्या इतनी बात समझ में आ गई है। ए क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, और बी क्या है बेटा, लीगेंड्स है, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ML6, M मतलब सेंट्रल मेटल एटम हो गया और L मतलब लीगेंड हो गया, 6 लीगेंड लग रहे हैं, ठीक है। इसका शेप कैसे बनाओगे, 11th में हम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था, और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग ने इसके शेप्स बनाने सीखे थे। हमें क्या करना है, सिंपली ये गोला बनाना है, सेंट्रल मेटल एटम को हम कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे हमने 2 बॉन्ड्स लगाए। अब कितने बचे, 4 लीगेंड्स बचे, तो 4 लीगेंड्स को हम ऐसे लगा देंगे, तो ये 4 लीगेंड्स लग गए, है ना। और इसका शेप कैसा हो गया बेटा, ऑक्टाहेड्रल। इस शेप को हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और इसमें सारे के सारे कितने डिग्री एंगल पर होते हैं, सभी 90 डिग्री पर होते हैं। देखो ये भी प्लेन के ऊपर भी जो लग रहा है ये भी 90 डिग्री पर है, तो सारे के सारे यहाँ पर 90 डिग्री पर होते हैं, ऑल एट 90 डिग्री, सभी के सभी 90 डिग्री पर होते हैं। इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन की लिए बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं, याद है कि नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में हमें क्या देखना पड़ता है, कितने आपके ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को नहीं लेते हैं, और लोन पेयर कितने साथ में। तो देखो यहां पर हमने एक लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, पांचवा लगाया और छठवां लगाया, हमने 6 लगाए, यानी 6 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज जस्ट लाइक अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो 6 यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहे हैं, और 6 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, ये तो हो गया 4, और क्या हो गया, D2 हो गया। या फिर ये भी हो सकता है D2sp3, D2sp3 भी हो सकता है। तो चाहे D2sp3 हो चाहे sp3D2 हो, देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हालांकि अभी ये मैं और आगे जाकर बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस चीज को, कोई टेंशन नहीं लेना। अगर D2 मैंने आगे लिखा है तो ये लास्ट वाली नहीं, सेकंड लास्ट ऑर्बिट का D है, और ये अगर मैं D यहाँ पीछे लिख रहा हूं तो ये लास्ट वाला D है, लास्ट ऑर्बिट का D है, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों में से कोई भी हो, कोई भी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो, याद रखना शेप हमेशा इसका ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा। हालांकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन शेप को बदल देगा। तो देखो
आपके कोर्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाई दे तुरंत क्या बोल दोगे? ऑक्टाहेड्रल शेप। बस खत्म हो गई बात, ऑक्टाहेड्रल शेप है। हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे निकाली जाएगी, वो बाकायदा पूरे डायग्राम से निकलेगी, तब आपको समझ में आएगा कि आपका sp3d2 है कि d2sp3 है, वो आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो फिक्स है कि इसका शेप ऑक्टाहेड्रल है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो फिर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कैसे ध्यान देना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। कॉम्प्लेक्स विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा उसमें हम क्या करेंगे? तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमने ये रखा सेंट्रल मेटल एटम को, और इसमें दो होते हैं कैसे? प्लेन में दो बॉन्ड होते हैं प्लेन में। एक होता है प्लेन के बाहर की ओर, आपकी स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ, और ये स्क्रीन से अंदर की ओर जाता हुआ। ये 4 लिगेंड लग जाते हैं, और अगर ये 4 लिगेंड ऐसे लगते हैं तो यहाँ एंगल कितना बनता है? 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनता है। और शेप को हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो टेट्राहेड्रल कभी भी बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या रहेगा? sp3 रहेगा। किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। हाइब्रिडाइजेशन पूरे मॉलिक्यूल का नहीं होता है, किसी एक एटम का होता है, उसी के अंदर ही होता है। ठीक है। अच्छा, एक और खासियत देखी, हम लोग ने 11th में ये पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आयनिक कंपाउंड में ये नहीं बनते हैं। आयनिक कंपाउंड में हम मेटल्स लेते थे, तो मेटल्स का हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं, पर कुछ मेटल्स जो रहते थे वो हाइब्रिडाइजेशन शो करते थे, क्योंकि वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते थे। क्या बनाते थे? कोवेलेंट। तो यही आपके, इसीलिए अंदर कौन मौजूद है? यहाँ डी ब्लॉक वाले मेटल्स हैं, और ये हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ शो करेंगे, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब समझ जाओ, वो एक बार वो बन गया तो वैसे ही वेव करने होता है। मेनली ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो आप टेट्राहेड्रल बोलोगे, या टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे? sp3 बोलोगे। ठीक है, इसमें ये दो एटम्स कैसे रहते हैं? इन प्लेन, ये प्लेन में रहते हैं। इन प्लेन, ये प्लेन में रहते हैं। और ये हो गया कैसा? प्लेन से बाहर की ओर। ठीक है ना? ये हो गया बिलो द प्लेन, और ये हो गया अबव द प्लेन। लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, समझ में तो आई गई ये वाली बात। चलो, अब अगर हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया? हाइब्रिडाइजेशन अगर DsP2 हो गया, क्या हो गया? DsP2, समझ रहे हो? इनर मोस्ट शेल का डी आ गया इसमें। ठीक है, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो यही बनाएगा कौन सा शेप? स्क्वायर प्लेनर। कैसा बनाएगा? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में कैसा हो जाएगा? एक स्क्वायर बनाया इसने, और ये सब कैसे हैं आपके? एक ही प्लेन में लगे हुए हैं 4 लीगेंड। ये चारों लीगेंड एक ही प्लेन में लगे हुए हैं, और शेप का नाम स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी आपको आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आ गया। एक तो मैक्सिमम चीजों का फिक्स होता है, एफई में याद रख लेना। और ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिया अलग केसेस में, निकल में हमेशा 4 ही रहेगा, तो वो एक्सेप्शन में तुम्हें याद ही रखना है। एक्सेप्शन में तुम्हें किसका याद रखना है? कोबाल्ट का याद रखना है। और एफई अगर न्यूट्रल है तो उसका 5, और न्यूट्रल है कि नहीं वो आगे आपको समझ में आ जाएगा निकालना, क्योंकि इसमें रेडॉक्स रिएक्शन भी यूज होगा। जो रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर था वो भी यूज होगा। समझ में आ गई बात? तो ये एक्सेप्शन वाले मैंने यहाँ पे लिखवा दिए। तो निकल का हमेशा 4 रहेगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर आपके रटे रटाए रहेंगे। ठीक है, और वो भी एक्सेप्शन काय का बना है? ये एक्सेप्शन तब बना जब तुम EN रूल लगाकर कर रहे हो, वरना कोबोल्ट का तुम याद रख लो 6 होता है यार। मैक्सिमम चीजों का 6 तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, मैक्सिमम चीजों का 6 तुम्हें दिखाई देगा। बस एफई में याद रखना, कभी भी न्यूट्रल होगा तो वो 5 हो जाएगा, खत्म है बात, इससे ऊपर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जानते हैं लीगेंड्स को, और हाइब्रिडाइजेशन निकालना मैं आगे बता दूंगा आपको। तो
अब हम देखते हैं लीगेंड्स को। अब जो लीगेंड्स होते हैं, लीगेंड्स आर क्लासिफाइड, इनका बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर गिवन बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल। एक सिंगल मॉलिक्यूल कितने लोन पेयर दे रहा है, उसके बेसिस पर हमने लीगेंड्स को क्लासिफाइड किया है। पहला क्लासिफिकेशन है ये। अगर ये सिर्फ आपका एक लोन पेयर देता है, ओनली वन लोन पेयर, तो हम इसे बोलते हैं मोनोडेंटेट लीगेंड। जो कितना देता है, एक लोन पेयर देता है, एक मॉलिक्यूल एक लोन पेयर देगा सेंट्रल मेटल एटम को, तो हम इसे कहेंगे मोनोडेंटेट लीगेंड। अगर दो लोन पेयर देगा तो बायडेंटेट लीगेंड। अगर तीन देगा तो ट्राइडेंटेट। अगर चार देगा तो टेट्राडेंटेट। पांच देगा तो पेंटाडेंटेट लीगेंड। पांच क्या देगा, लोन पेयर, किसे, सेंट्रल मेटल एटम को। और अगर छह देगा तो, और छह से ऊपर दिलवाना नहीं है हमें। हमारे कोर्स में कितने हैं, सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर वाला, फोर वाला है, टू वाला भी नहीं है हमारे किसी में, हमारे कोर्स में, ठीक है ना। सिक्स लोन पेयर, ठीक है, हेक्साडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। अब हम देखते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड को, कुछ एक मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड। अब हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए कौन मोनोडेंटेट है कौन बाइडेंटेट है भाई, यही नहीं मालूम होगा तो बेकार हो गया। मोनोडेंटेट लिगेंड को ही एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, यूनिडेंटेट लिगेंड। यूनिडेंटेट लिगेंड कहा जाता है, ठीक है भाई। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नेम, ठीक है, और लिगेंड ये हो गया। जैसे H2O है, तो H2O का नेम क्या होगा, ये नेम भी याद करना पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड के नेम लिखने होते हैं। तो कहीं H2O लिखा है तो आप उसे एक्वा लिखोगे, क्योंकि अभी इसकी भी IUPAC रूलिंग आएगी, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आती है। H2O लिखा है, एक्वा लिखोगे। NH3 है तो आप इसे लिखते हो एमाइन, ठीक है। और CH3NH2 है तो इसे लिखते हो एमाइन, दोनों में अंतर है, ठीक है। CO लिखते हो तो इसे आप बोलते हो कार्बोनाइल, ठीक है। NO लिखते हो तो इसे बोलते हो नाइट्रोसाइल। अच्छा, CO में ये O जो है कोबाल्ट वाला नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला है। देखो बेटा, ये कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, याद रखना, इसीलिए हमने वो बड़ा लिख दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो आप इसे क्या बोलोगे, कार्बोनाइल। NO लिखोगे तो नाइट्रोसाइल, C5H5N, क्या है ये, नाइट्रोसाइल। अच्छा, साइल नहीं लिखा मैंने, हाँ, C5H5N क्या है, पायरीडाइन। भूल गए इतनी जल्दी, पायरीडाइन। और इतना बड़ा नाम लिखने से अच्छा है इसे हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, PY, ये लिख दिया, पायरीडाइन, ठीक है भाई। F नेगेटिव को क्या लिखोगे, फ्लोरो, ठीक है, या फिर इसे फ्लोराइड भी लिख सकते हो,
देखो दोनों तरीके के नाम यहाँ पर चलते हैं, आइड लगा दो या ओ लगा दो। नेगेटिव वालों के साथ मैं बोल रहा हूं, मैं नेगेटिव वाले। देखो ये वाले हैं न्यूट्रल लिगेंड, याद रखना। ये जितने भी आपके ये कैसे हैं, ये न्यूट्रल लिगेंड है, क्योंकि अभी इस कैटेगरी में भी डिवाइड होगा आगे, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल के कुछ स्पेशल नेम दिए जाते हैं, ठीक है। और नेगेटिव वालों के नाम के साथ में ओ या आइड लगाया जाता है, ओ या आइड लगाया जाता है नेगेटिव वालों के साथ में। Cl नेगेटिव है, क्लोरो या क्लोराइड। Br नेगेटिव है, ब्रोमो या ब्रोमाइड। और आई नेगेटिव है तो आइडो या आयोडाइड, ठीक है। NH नेगेटिव है तो इसका नाम इमिडो, एमिडो नहीं है, सॉरी, इमिडो, इमिडो बोला जाएगा इसे। Cn नेगेटिव है, साइनो। OH नेगेटिव है, हाइड्रो ऑक्सो, हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सो। साइनाइड या साइनो। इमिडाइड तो उतना अच्छा नहीं लगता, तो इमिडो बोलते हैं उसे, ठीक है, इस तरीके से। और OH नेगेटिव हो गया। NO2 नेगेटिव है तो ये होता है नाइट्रो, ठीक है। और अगर ONO नेगेटिव है, अब देखो ये भी तो ONO2 ही है। अगर यहां पर इसे कायदे से देखा जाए, किससे देखा जाए भैया, कि ये भी तो NO2 नेगेटिव ही है, ऊपर वाला और नीचे वाला। फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पर लोन पेयर कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, और यहाँ नीचे वाले में लोन पेयर कौन दे रहा है, ऑक्सीजन। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो दो दो, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो दो एटम्स हैं और दोनों डोनर एटम हो सकते हैं, पर देता कोई एक ही है, तो हम उसे बोलते हैं एम्बिडेंट लीगेंड। दो दो डोनर एटम होते हैं पर देता कोई एक ही है, तो एम्बिडेंट लीगेंड बोलते हैं। तो इसे नाइट्रो लिखा है तो ये हो जाता है नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, ठीक है। या इसी को एक और नाम दिया जाता है, मालूम है क्या नाम दिया जाता है? नाइट्राइटो को फॉर्म में ही नाम दिया जाता है, नाइट्राइटो। और बस हम इसके आगे लिख देंगे एन। नाइट्राइटो में एन डोनेट कर रहा है, तो इसे क्या लिख दोगे, नाइट्राइटो ओ। वेरी गुड। अब ये है CH3 COO नेगेटिव, इसे हम क्या बोलते हैं, एसीटेटो। SCN थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, ठीक है। NCS कौन हो जाएगा, डोनर एटम, SCN में नेगेटिव है। अब इसमें नाइट्रोजन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, आइसो थायोसाइनेटो, ठीक है। या अगर इसे थायोसाइनेटो के फॉर्म में लिखना है, थायोसाइनेटो के फॉर्म में ही आपको लिखना है, तो थायोसाइनेटो N कर देंगे इसे, और इसे थायोसाइनेटो की अकेला लिख दो ऊपर वाले को, या थायोसाइनेटो S लिख सकते हो आप इसे, ठीक है। NH2 नेगेटिव, इसे हम बोलते हैं एमाइड, ठीक है। ये NH यहां पर था एक नेगेटिव, इसे क्या लिखते थे, इमिडो, ठीक है। याद रहेगा बेटा, चलो अच्छी बात है। तो अब यहां पर नोट करके कुछ लिख दिया जाए, फॉर नेगेटिव लिगेंड, फॉर नेगेटिव लिगेंड we use suffix, कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, एडो, इसे यूज करते हैं। या तो एडो लगाते हैं या एटो लगाते हैं, और सिंपली ओ लगा देते हैं सफिक्स के रूप में पीछे। क्लियर है बेटा बात, समझ में आ गई बात। वाइल फॉर
पॉजिटिव लीगेंड, पॉजिटिव लीगेंड के साथ में द सफिक्स, कौन सा सफिक्स यूज करते हैं हम? यूज्ड इज, पॉजिटिव वालों के साथ में क्या लगाते हैं? नहीं मालूम? NH4 पॉजिटिव को क्या कहते हैं? अमोनियम ना। H3O पॉजिटिव को क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम। Cl पॉजिटिव को क्या कहते थे? क्लोरोनियम। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? नेगेटिव के साथ में आइड लगाते हैं तो पॉजिटिव के साथ में ईएम लगाते हैं, ठीक है। इसीलिए शुरू में इन सबके नाम के आगे जितने भी मेटल्स होते थे, क्योंकि वो पॉजिटिव बनाते थे, हम क्या यूज करते थे? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। क्लियर है? समझ में आई बात? फिर आप कहोगे आयरन के आगे कौन दिया? फेरेनियम क्यों नहीं लिखा? फेरिक क्यों लिखा? फेरस क्यों लिखा? ये डी ब्लॉक में आ गया, ये कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करने लगे, ठीक है। एस और पी वालों को हम नहीं करते। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, तो इन सबके नाम के पीछे ईएम लग रहा है। ईएम लग रहा है मतलब ये हमेशा पॉजिटिव को बनाते हैं, जरा इस बात को समझते, ठीक है। तो इसके नाम के पीछे क्या लगेगा? जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा उनके नाम के पीछे ईएम यूज होगा, ठीक है। ईएम का हम यहां पर यूज करें। उम्मीद है समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है। क्या बोल रही हो मायरा? हाँ, क्या? अच्छा, टाइम खत्म होने वाला है, चलो फिर बाकी क्लासिफिकेशन कर लो।